हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और तैयारी आप लोगों का बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। उस बेहतरीन तैयारी में थोड़ा सा और जान डालने के लिए मैं मैथ के अगली क्लास के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों का अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ा दूँगा। मैं मेनली वो चैप्टर्स टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और जहाँ से लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस बनेंगे। आज के क्लास में मैट्रिक्स मैं कैसे भी करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का अड्डा पे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो इसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं जिसको हम लोग करेंगे, इसको मैं बताते चलूँगा। एक्चुअली मैं ये आप लोगों को इजी करने के लिए ही इंग्लिश को भी हिंदी में लिखा गया है। देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा मैट्रिक्स क्या होती है। एक्चुअली में ये जिसने टाइप किया उसका प्रॉब्लम है। इसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीधे हम लोग स्किप करेंगे ये सारी चीज़ें। मैं एक ही जगह से सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा और इसीलिए मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियरली दिख रहा है ये सारी चीज़ें, समझ में आ जा रही हैं? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको पहले स्किप कर लेते हैं हम लोग। इसको इरेज करने की कोशिश, ये इरेज तो नहीं होगा ना? चलिए यहाँ पे कुछ काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के यूज क्या है, क्यों हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो क्लास 12 में मैट्रिक्स हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैट्रिक्स आपको अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग देगा, क्योंकि मैट्रिक्स का कुछ एप्लीकेशन भी है जो डिटर्मिनेंट में यूज होगा। तो अच्छा चैप्टर है ये। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। एक्चुअली में मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है किसका? तो नंबर्स का। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या केवल नंबर्स ही उस अरेंजमेंट में रहेंगे? नहीं, उस अरेंजमेंट में फंक्शन भी हो सकते हैं, उस अरेंजमेंट में केवल वेरिएबल भी हो सकता है, उस अरेंजमेंट में जो नंबर है वो रियल नंबर भी हो सकता है, उस अरेंजमेंट में जो नंबर है वो इमेजिनरी भी हो सकता है। लेकिन इमेजिनरी क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी का यूज करके जो मैट्रिक्स बनाएगा उसको नहीं पढ़ना है। तो बस आप ये समझिए कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें हम एलिमेंट्स के तौर पे नंबर्स को रख सकते हैं, फंक्शंस को रख सकते हैं, वेरिएबल्स को रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख भी रहा है क्या कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m n नंबर्स अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं, कोई सा भी एक अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो पहले तो इस तरह के साइन में वो मैट्रिक्स लिखा जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप लिखेंगे, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे A11, फिर मैं लिखूंगा, ये देखिए अब इधर से जो काउंट होता है इसको हम लोग रो कहते हैं, रो। तो अब जैसे इसको R1 कहा जाएगा, यहाँ पे जो आएगा इसको R2 कहा जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो R3 आएगा। तो ऐसे रो होता है और ऐसे कॉलम होते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो देखिए ये 2 से शुरू होगा और ये 3 से शुरू होगा। यहाँ पे मैं 3 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 1 लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा 1 2 और इसको लिखूंगा 1 3। फिर इसको मैं लिखूंगा A22 A23, इसको मैं लिखूंगा A32 और A33। यहाँ पे आप समझिए क्या कि ये जो लिखे गए हैं, ये अप साइड डाउन अगर आप आएंगे, मतलब कि वर्टिकली आप आएंगे तो ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। ठीक, अब इसमें ये जो एलिमेंट लिखा गया ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। ये जो आगे वाला एलिमेंट लिखा गया, कभी भी जब मैट्रिक्स में कुछ लिखा जाता है, जैसे कोई एलिमेंट लिखा जाता है, तो इसका ये जो काउंटिंग होगी ये R और C होगा। मतलब कि पहले रो काउंट होगा और बाद में ये कॉलम काउंट होगा। मतलब ये कि ये क्या दिखाता है कि ये फर्स्ट रो है और ये क्या दिखाता है कि ये फर्स्ट कॉलम है। ये क्या दिखाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये क्या दिखाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये क्या दिखाएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आप ये याद रखिएगा कि कभी भी जब मैट्रिक्स काउंट किया जाता है तो RC से काउंट किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का एक नाम होता है जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ A = AIJ, ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये एक मैट्रिक्स है।
जिसका नाम कैपिटल ए से है, और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, तो इसमें एलिमेंट दिखा रहा है, इसमें एलिमेंट होंगे, और उस एलिमेंट में ये आई और जे क्या दिखा रहा है, तो आई रो है और जे कॉलम है। मतलब कि अगर ये आई की वैल्यू 1 2 3 अगर हम लोग रखेंगे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो या थर्ड रो हो सकता है, और जे की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो सकता है। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है, समझिए ध्यान से। मैट्रिक्स में ये यहाँ पे ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, अगर ये सीधा रह जाएगा तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा और उसका अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। इसमें ये जो लिखे गए हैं, जो ये इसमें नंबर्स लिखे जाएंगे यहाँ पे, इसके जगह पे ये जो भी लिखे जाएंगे वो सब इसके एलिमेंट्स होंगे, वो सब इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ फिर से क्या कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, सिंपल समझिए। और कैसा अरेंजमेंट है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक, इसमें ये जो नंबर्स ऑफ रो और कॉलम ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसमें जो ये नंबर्स लिखे जाएंगे वो इसके एलिमेंट्स कहे जाएंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये जिस जगह पे होगा उसका एक स्पेशल पोजीशन होगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है 1 1 के जगह पे है तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पे है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के जगह पे है, याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें कुछ आता है, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि मैट्रिक्स में टाइप क्या होता है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, फिर कॉलम मैट्रिक्स होता है, फिर रो मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये सब टाइप हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं कहूँ क्या, इसको लिखने के लिए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ प्लेस बनाता हूँ और मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A इक्वल्स टू 1 2 3 4, केवल मैं इतना ही लिख रहा हूँ। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें जो नंबर्स ऑफ रो है, रो की जो संख्या है, रोज की जो संख्या है वो 2 है, और कॉलम्स की जो संख्या है वो भी 2 है। तो रो और कॉलम दोनों सेम है, इसका मतलब कि क्या, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम हो गई। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होता है। हम इस मैट्रिक्स को ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि A 2 क्रॉस 2 का बना हुआ है। ये जो A है ये 2 क्रॉस 2 का बना हुआ है, और ये दिखाता है क्या कि इसके 2 रो है और 2 कॉलम है। याद रखिएगा, पहला नंबर रो होता है, सेकेंड नंबर पे कॉलम होता है। ठीक, इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे रो मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें केवल रो हो, जैसे कि 1 2 3 ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाए। मतलब क्या कि इसमें रो केवल 1 हो, रो की जो संख्या होगी केवल 1 होगी, लेकिन इसमें जो कॉलम्स की संख्या होगी ये n हो सकता है, जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में आएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें केवल 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट के तौर पे रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या 1 होगी, और इसमें रो की संख्या इन्फिनाइट हो सकता है, n हो सकता है। तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद बात आता है क्या कि डायगोनल। इसके बाद एक और पॉइंट थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ये चीज़ें देखते चलेंगे हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग इसी में समझेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सब क्या होता है। चलिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल के ही एलिमेंट हो। अब इसमें समझने वाली बात है कि मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 6 7 8 0 1 3, एक मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ कैपिटल ए। अगेन आई एम राइटिंग अनदर मैट्रिक्स, और मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है किसका, तो 3 क्रॉस 3 का। ये मैट्रिक्स किसका है, तो 2 क्रॉस 3 का है। मतलब क्या, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। आप इसमें देखेंगे तो ये जो मैं यहाँ से मैं वैल्यू इसमें से मार्क आउट कर रहा हूँ, ये इसके डायगोनल है। लेकिन क्या आप इसमें डायगोनल लिख पाएंगे, अगर आप इसमें डायगोनल लिखेंगे तो कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएंगे। तो अब यहाँ से एक पॉइंट अब याद रखिएगा क्या, कि अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो उस मैट्रिक्स को सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स अब लिख रहा हूँ अलग से, एक और मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, अगर मैंने लिख दिया इतना, अगर मैंने इतना लिख दिया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं क्या? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल के ही एलिमेंट हो, बाकी उसके ऊपर का जो एलिमेंट है और जो नीचे का एलिमेंट है, मतलब अपर ट्रायंगल का जो एलिमेंट है और लोअर ट्रायंगल का जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसमें उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराया जाए तो सेम वही मैट्रिक्स है, तो हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी को हिंदी में तत्समक कहा जाता है। तत्समक का मतलब होता है वो स्वयं के समान रहेगा। इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखा जाता है। एक और मैं अगर 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ अगर, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशंस आपको दिए गए हैं, इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो इजीली होंगे, और बीच बीच में जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे हम लोग उस क्वेश्चन के कंसेप्ट्स समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते जाएंगे। जैसे इसमें लिख रहा है क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। अब सबसे पहले देखिए इसका जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 3 का है। चलिए ऑर्डर पे बात करते हैं, क्या कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑर्डर मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 3 का मतलब हो कि पहला नंबर आर है और दूसरा नंबर सी है। आर बोले तो रो, सी बोले तो कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। चलिए तो अगर मैं एक मैट्रिक्स पहले समझने के लिए लिखता हूँ अलग से, क्या, जिसमें 2 रो होंगे, तो A1 1 और A ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो ये 2 1 होगा। और कॉलम कितने होंगे, 3, तो A1 2, ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। यहाँ पे आएगा तो 2 2 और 2 3। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हुआ जो 2 क्रॉस 3 का है, और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। इसके जगह पे डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखो इसको मैंने लिखा क्यों, मैं बहुत इजी लेके चल रहा हूँ। इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप देखेंगे कि ये 2 क्रॉस 3 आर्डर का अगर मैट्रिक्स है ना, तो इसकी वैल्यू जितनी आएगी, जैसे 6 आएगा ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये 6 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स हम लोग को बनाना है उस मैट्रिक्स में टोटल 6 एलिमेंट रखने हैं। टोटल 6 एलिमेंट रखने हैं। अब ये 6 एलिमेंट क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एक मैट्रिक्स आप लोग बना लीजिए जिसमें 6 एलिमेंट होंगे और सबके जगह पे 1 या 2 लिखना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर भी लिखने का जगह है, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम या तो 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि केवल इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास 2 चांस है। अगेन इस प्लेस पे भी हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इसको भी फिल करने का 2 चांस है, सेम एज इसको भी फिल करने का 2 चांस होगा, फिर इसको भी फिल करने का 2 चांस, फिर इसको भी, फिर इसको भी। अगर आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन क्लास 11th में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे क्या कि किसी भी, अगर हमारे पास 2 काम है और वो काम अगर P तरीके से हो रहा है, उसके बाद एक और काम Q तरीके से हो रहा है, तो वो दोनों काम P इंटू Q तरीके से होगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर इसको भरना है, इसको भरना है, इसको, इन सबको भरने के लिए हमारे पास 2 2 2 चांसेस है। इसका मतलब कि 2 की पावर 6
टोटल, या इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2⁶ टोटल चांसेस हैं इसको फिल करने का। तो 2⁶ को आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा इसका 32 × 2, इसका मतलब ये 64 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2×3 का अगर एक मैट्रिक्स बनाना है हमें, जिसमें हमें या तो 1 भरना होगा या 2, तो उसमें टोटल कितने टाइप के वैसे मैट्रिक्स बन सकते हैं, 64 टाइप के मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इफ़ A = Aij। देखिए इसको समझ लो आप लोग, ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली में एक मैट्रिक्स लिखा है, उस मैट्रिक्स का नाम A है और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो आएंगे वो Aij के जगह पे आएंगे। ये इसका मैथमेटिकल पार्टिकुलर, इसका जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो इस मैट्रिक्स का नोटेशन के फॉर्म में इसको लिखा गया है। आगे कह रहा है क्या, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब हुआ कि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, इसमें जो एलिमेंट्स का नंबर होगा वो 4 होगा। सच दैट, अब ये ऐसा है क्या कि Aij = 1 और 0 व्हेन I = j, और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये ज्ञान की बात क्या कर रहा है। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं। A = 2×2 का मैट्रिक्स है, 2×2 का मैट्रिक्स का, इसका मतलब कि A11 A12 A21 A21 और A22 हम लोग को लिखना है। A11 आप ध्यान से देखोगे तो यही तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, आज पहला वाला जो एलिमेंट है, मतलब कि जो रो है, रो इसको I से दिखाया जा रहा है और जो कॉलम है उसको J से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे रो 1 है और कॉलम भी 1 है, तो यहाँ पे I और J की वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर है। I और J की वैल्यू इन दोनों जगहों पे इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1 और 2 के जगह पे हर जगह 1 लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा मैट्रिक्स देखो बन करके आएगा 1 1, ये I और J दोनों इक्वल है तो क्या लिखना है 1, और इसकी जगह पर भी क्या लिखना है 1। अब I और J जब इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पर भी I और J इक्वल नहीं है और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि इसके जगह पर, इसके जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 0। तो यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब आप बताओ कि ये ऑप्शन कहीं दिया है कि नहीं, तो ये ऑप्शन सी है। इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेकेंड ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि देखो इसमें डायगोनल के एलिमेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ब्लैंक पेज था, एक ब्लैंक पेज दिया गया था सॉल्यूशन करने के लिए। अब मैट्रिक्स A = Aij 3×3। यहाँ पे समझो एक मैट्रिक्स है जिसका नाम A है, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और 3×3 होना चाहिए। 3×3 का मतलब है कि इसमें 9 एलिमेंट है और ये डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पे कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये कह रहा है कि अगर I की वैल्यू J से छोटी हो, I मतलब क्या, कॉलम, रो, और J मतलब क्या, कॉलम। जहाँ जहाँ रो की वैल्यू कॉलम से छोटी होगी वहाँ पे ये वाला कंडीशन लगेगा। जहाँ जहाँ I और J मतलब रो और कॉलम दोनों सेम है वहाँ पे ये वाला कंडीशन लगेगा। जहाँ पे I बड़ा है मतलब कि रो बड़ा है और कॉलम छोटा है वहाँ पे ये वाला कंडीशन लगेगा। चलिए तो सबसे पहले एक नोटेशन के तौर पे आप लोग लिख लीजिए ताकि ज़्यादा ईजी हो जाए हम लोग समझने के लिए। A11 A12 A13, अगेन क्या आएगा A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। अब इस मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट लिख देने हैं, तो एलिमेंट चलिए लिखते हैं वहाँ से। कह रहा है क्या कि I = J = 5। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसका जो डायगोनल है वो 5 होगा हर जगह। मतलब कि यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि जब I और J दोनों सेम है तो 5 लिख देना है। लिख दिए। अब कह रहा है क्या कि I की वैल्यू अगर J से छोटी है, अब आप देखो I की वैल्यू J से छोटी कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ पे है, इन तीनों वैल्यूज़ पे है। तो इन तीनों जगहों पे
हमें क्या लिखना है, तो हमें ये वाला कंडीशन यूज करना है। i की वैल्यू 1 रखो और j की वैल्यू 2 रखो। i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 होगा और ये 6, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, i की वैल्यू 1 रखो और j की वैल्यू 3 रखो। i की वैल्यू 1 तो 2 और इसकी वैल्यू 3 तो 9, 9 और 2 11। अगेन i की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 और j की वैल्यू 3 रखो, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 13। चलिए फिर 2 1, यहाँ पे आप देखोगे तो i की वैल्यू बड़ी है और j की वैल्यू छोटी है, तो जहाँ पे बड़ा है वहाँ पे ये वाला कंडीशन रखना है। यहाँ पे i की वैल्यू 2 रखो तो 3 2 जा 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे कर रहा है क्या, 3 1, i की वैल्यू 3 रखो तो 9 और 9 में से 2 घटेगा 7। फिर क्या भरना है, 3 2, i की वैल्यू 3 रखो और इसकी वैल्यू 2 रखो, 3 3 जा 9 में से 4 घटेगा 5। ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं विच आर मोर देन 3 इज, 3 से बड़े कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें तो सब एलिमेंट 3 से बड़े हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 3, तो 3 से बड़े तो सब हैं, इसका मतलब कि 9 एलिमेंट आएगा, तो इसमें कहीं ये ऑप्शन मिसिंग है, एक्चुअली में इसका आंसर 9 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास है, x और y की वैल्यू दी गई है और हमें x और y निकालना है। एक्चुअली में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, एक्चुअली में ये दोनों बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ये x इक्वल्स टू वाई होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर एलिमेंट्स आर, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ टू मैट्रिसेस are equal then their corresponding elements are equal। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है। तो अब ये और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वलिटी कॉन्सेप्ट जब हम लगाएंगे तो 1y x और 1 माइनस y ये इक्वल है 2 4 5 और 9 के। और ये सॉल्व कैसे होगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं ले तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा और 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है तभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 नीचे, अगर हम इक्वलिटी लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में मिसिंग है कुछ। हम लोग चेक कर लेंगे, अगेन आफ्टर देखेंगे हम लोग। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, ये याद रखिएगा आप लोग। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे तो ये और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से इक्वलिटी बाई यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जब हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। अगेन क्या मिलेगा, a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3, 5c माइनस 4c इक्वल्स टू 1। और ये तो सॉल्व हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा सीधे। 3d इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से d इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो c और d तो निकल गया। नाउ क्वेश्चन हमारे पास ये है, अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए आप देख लो। फर्स्ट इसमें और इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8 हो जाएगा और ये
माइनस में 2b है तो ये खत्म हो जाएगा, 4a और a तो ये हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? आप इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था उसको। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता मैं कर देता हूँ। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8 और ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये 5a होगा इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई, इसमें रख देंगे तो 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इधर जाएगा घट जाएगा, b की वैल्यू 2 आ गई, c का वैल्यू 1 मिला है और d की वैल्यू 8 मिली है। इस सबको मिला करके हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है हमें निकालना है a प्लस b प्लस माइनस c प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 16, ये कैंसिल आउट होगा, 18 आएगा। 2d 3d इक्वल्स टू 18 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना। 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 और a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, सही है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जा रहा है 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8, a माइनस 2b दोनों को जोड़ रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, ये जुड़ेगा तो 5 होगा, 5a इक्वल्स टू 1, सही तो है, सही है। इसका आंसर 18 ही होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में कुछ मिसिंग है, ऑप्शन में कुछ मिसिंग है। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। a की वैल्यू दी गई है और k a की वैल्यू ये है और हमें क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ a b एंड k, देन द वैल्यू ऑफ a b एंड k, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। a की वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे a की वैल्यू रख लें और मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से कॉमन करेंगे। सॉल्व करते हैं, चलिए। क्वेश्चन हमें दिया गया है k इंटू a इक्वल्स टू 0 3a 2b 24। ओके, k a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 2 3 -4 इक्वल्स टू 0 3a 2b 24। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ये कंसेप्ट समझो क्या कि किसी मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे होता है। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, k इंटू 0 0, k इंटू 2 2k, k इंटू 3 3k, k इंटू -4 -4k इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0 2k 2b और 24, ये हमें मिलेगा। अब जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो यहाँ पे बनेगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसके सारे एलिमेंट सेम होंगे। अब देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो होगा ये इस एलिमेंट के बराबर होगा। मैं वहीं क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो उसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें इस साइड में वेरिएबल नहीं है, तो ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे -4k इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा -6, k इक्वल्स टू आ जाएगा -6। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, ये 3a है। चलिए अगेन हम जो लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2k इक्वल्स टू 3a, तो k की वैल्यू कितनी है -6, तो ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 3a, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -4। फिर इसको और इसको लेके चलेंगे हम लोग, क्या 3k इक्वल्स टू 2b, k की वैल्यू आप रखोगे 6 तो -18 इक्वल्स टू 2b, b की वैल्यू आ जाएगी -9।
तो ये B मिल गया, यहाँ पे A मिल गया और यहाँ पे K मिल गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ A प्लस बी और A माइनस बी। तो आप लोग को जैसे ये क्वेश्चन दिखा होगा तो आप लोग खुश होंगे, अरे भाई ये तो एकदम लड्डू सवाल है, छोटे क्लासेस में ऐसा पढ़ते थे, खुश हो गए ये तो 6, 7, 8 में पढ़े हैं, इसके लिए बहुत मार खाए हैं। रोड पर भी ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया गया, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुक के पूछा, रुक A प्लस बी A माइनस बी कितना होता है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई तुम लोग समझ गए होगे कि ये तो फार्मूला मिल गया, एकदम ईजी है। एक्चुअली में ये ईजी तब था जब A और B मैट्रिक्स नहीं था, यहाँ पे A और B मैट्रिक्स है, तो ये उतना ईजी नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, A प्लस बी और A माइनस बी से इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस AB प्लस BA और माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे आप सोचोगे कि सर ये और ये तो कट जाएगा, एक्चुअली में यहाँ पे ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। अब समझो, मैट्रिक्स में अगर हम लोग A B लिखे हैं, इसका मतलब कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का मल्टीप्लाई किया गया है। और मैट्रिक्स में अगर हमने बी ए लिखा है तो पहले मैट्रिक्स बी था और उसमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किया गया। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती हैं, ये दोनों वैल्यू जनरली सेम नहीं होता है, इन सम केसेस सेम हो जाता है कभी कभी। तो कभी कभी सेम होगा तो हमेशा वो काम नहीं करेगा, इसलिए ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। इसका मतलब कि a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए, तो इसमें ढेर सारा मिस्टेक है, ये होगा इसका। नेक्स्ट, ये मैंने टिक लगाया था आप लोग समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला कब होता था, जब ये मैट्रिक्स नहीं होता था, याद रखिएगा। चलिए अगला है, ए दे दिया है और बी दे दिया है, कह रहा है एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर देन एक्स इक्वल्स टू। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकलेगा कैसे, ए दे दिया है ए स्क्वायर नहीं दिया है, बी दे दिया है बी स्क्वायर नहीं दिया है, अलग टेंशन है। देखो इसको करने का एक प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। ठीक, कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, मैं थोड़ा सा इजी मैट्रिक्स लिख करके आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 से, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता कब है, तो आप याद रखिए कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस r है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा है ना बाबू, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, ये रो होता है ये कॉलम होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों बराबर होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों इक्वल होगा, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा, अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा, इसे मान के चलो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें सी मिल गया नया मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस r। तो आप देखोगे कि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो सर्टेनली इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर ही है, तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आसानी से। अच्छा, नया वाला मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो याद रखिएगा, इसमें ऐसे चलते हैं, इसमें ऐसे चलते हैं। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, रो का, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉलम का। चलिए इसमें ध्यान रखना है क्या कि अब हम लोग फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये R1 है, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये C1 है। तो R1 और C1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 होगा ना, तो ये जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो एलिमेंट लिखा कहाँ जाएगा, 1 1 के जगह पे। चलिए तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर लो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, और उन दोनों को जोड़ा जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ये लिखा किस जगह पे जाएगा, तो याद रखो कि ये R1 है ये C1 है, तो 1 और 1 हो रहा है तो 1 1 के जगह पे लिखा जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, तो फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो अब 1 2 चलेगा ये,
तो 1 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इसके जगह पर मल्टीप्लाई होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 में, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 में। 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। अगेन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जब चलेंगे, तो अब जब हम लोग फर्स्ट रो से हम लोगों ने पूरे में मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम लोग आएंगे सेकेंड रो से। तो R2 है ये, R2 का मल्टीप्लाई C1 में, तो याद रखिएगा 2 और 1, इसका मतलब कि 2 1 की जगह पर रखेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अगेन 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1। सॉल्व करिए, कितना आएगा 1 और ये हो जाएगा 10, ये हमें मिलेगा 3 एंड इट विल गिव अस 28। तो ये नया मैट्रिक्स बना, और आप ध्यान से देख भी लो, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है। आई होप आप लोग को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा तो अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि कुछ जगह हम लोग को मिल जाए, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अगेन वही कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे, तो जो मिस हो रहा होगा वो नहीं होगा। हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कब निकलेगा बेटा, तो ए इंटू ए होगा तभी ए स्क्वायर निकलेगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 0 2 1, अगेन 1 0 2 1, मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, तो इसमें रो चलेगा, इसमें कॉलम चलेगा, रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब देखो इसमें से आप रो फर्स्ट रो ले लो और इसमें जितने कॉलम्स होंगे सब में मल्टीप्लाई कर दो। फिर फर्स्ट रो से जब सब में मल्टीप्लाई होगा तब सेकेंड रो ले लो, सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। कहाँ लिखा जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 की जगह पर लिखा जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 की जगह पर लिखा जाएगा। तो हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर आएंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर आएंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। सॉल्व करिए, कितना होगा 1, ये 0 हो रहा है तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड दिस वन विल बी 1। तो ये वैल्यू आ गया ए स्क्वायर का। सिमिलरली जब हम लोग बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर निकालो बच्चा, x 0 1 1 x 0 1 1, कितना आ रहा है ये, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको जोड़ेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इतना ही बचेगा। फिर जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसका मल्टीप्लाई होगा 0 तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो x और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो हो जाएगा x प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ये आ गया बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है। ठीक है भाई, जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं, इक्वल करने में क्या ही परेशानी है, कोई नहीं। तो लिखते हैं गिवन दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1041 और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और 1। आप देखोगे ध्यान से तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो x की वैल्यू या तो ये होगा या ये होगा, इसमें से कौन सा मिल रहा है -1, तो -1 लेके चल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास a, b, c और d सच दैट 3a माइनस 3b इंटू सी इक्वल्स टू डी। ध्यान से रखना है आप लोगों को कि पहले 3a निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग को 3b निकालना पड़ेगा, उन दोनों को घटाना पड़ेगा, उसमें c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको d के बराबर करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा।
चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करिए 3a। मैंने समझाया था क्या कि किसी भी मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उसका गुणा होगा। जैसे a है और a में 3a है, इसका मतलब क्या कि इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो 3a कितना आ जाएगा, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं क्या हम लोग। 3a की वैल्यू ये हो जाएगा 12 12 के बाद 3, यहाँ पे 0 -3 -6 6, ये 3a हो गया। फिर 3b निकालना है हम लोग को। 3b कितना होगा, 6 0 -3 9 3 3x, और इन दोनों को घटाना है। अब यहाँ पे आप एक और कंसेप्ट समझो क्या कि दो मैट्रिक्स तभी घटाए जाएंगे या जुड़े जाएंगे। दो मैट्रिक्स तभी जुड़े जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं जब उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। आप ध्यान से देखो तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। इसका मतलब कि इजीली हम इसको घटा सकते हैं। तो वी विल गेट 3a - 3b, इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना मिलेगा, घटा लीजिए। और घटाया कैसे जाता है बच्चे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाया जाता है। 12 में 6 घटेगा 6 आ जाएगा, 3 में से 0 घटेगा 3 हो जाएगा, और 0 में से 3 घटेगा तो +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। -3 में से 9 घटेगा तो -12 हो जाएगा, -6 में से 3 घटेगा तो -9 हो जाएगा, और 6 - 3x हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है। नाउ हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है c का, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। 3a - 3b इंटू c करेंगे, इसका मतलब कि इस पूरे में c का मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को। 6 3 3 -12 -9 और 6 - 3x, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए c का, तो कितना है c, 2 1 2। आप ध्यान से देखो तो इसका जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 3 है और इसका जो ऑर्डर है ये 3 क्रॉस 1 है। तो जब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 1 का बनेगा। याद रखिएगा 2 क्रॉस 1 का बनेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे चलता है, तो इसमें कॉलम चलना है, सॉरी इसमें रो चलेगा और इसमें कॉलम चलेगा। तो R1 C1 A11 की जगह पे लिखा जाएगा। तो 6 × 2 12 प्लस 3 × 1 3 3 × 2 6, और कोई तो इसमें है नहीं। अगेन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 -24, फिर -9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 6x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो जाएगा, ये 33 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 11, माइनस में -11 -6x। देख लीजिए ये 3 15 और 6 21 हो जाएगा, -24 और 9 तो ये -33, 12 इसमें और जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा -11 -6x। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या कि ये जो वैल्यू है ये d के बराबर है। तो d तो ये पूरा है, इसका मतलब कि दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो उसको करते हैं, इधर कर देता हूँ मैं। ये जो पूरी वैल्यू निकल करके आ रही है हम लोगों की 21, और क्या निकल के आ रहा है, -11 -6x। ये पूरा इक्वल हो रहा है किसके, 15 + x और यहाँ पे 1 के। अब ये दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो अब आप बताओ 15x = 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इसका आंसर कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू ये है 2x - y - z। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे एक वैल्यू होगा, ये परहैप्स 23 का क्वेश्चन है, हाँ 23 का क्वेश्चन है, और इधर भी कोई वैल्यू इसमें मिसिंग है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए इसको देख लेंगे हम लोग आगे, क्वेश्चन ये मिसिंग है।
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। ये क्वेश्चन मैंने भी कराया है, रिपीट हो गया है। ए आई जे दे दिया गया है हमारे पास, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू जे और ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। तो 1 1 और 2 2 ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 1 0 0 यही होगा। ऐसा तो क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, ये मिस टाइप हुआ है, मिस्टेकनली ऐसे टाइप हुआ है। थोड़ा सा मैथ टाइप करना टफ भी होता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन, चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, करते हैं हम लोग। वी हैव गिवन क्या, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस ए। इस पूरे की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। तो पहले तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे। करते हैं आई माइनस ए होल क्यूब प्लस ए। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको सीखने के लिए भी मिलेंगे। देखो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने कहा था इसके पहले भी, और आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं तत्समक। तत्समक मतलब क्या, स्वयं के समान। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू फिर से आई ही आ जाता है। ठीक है, तो करते हैं इसको हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या जाएगा a माइनस बी प्लस a। सॉल्व करेंगे, आई क्यूब का मतलब i, क्यों, क्योंकि i इंटू आई करेंगे, आई स्क्वायर फिर उसमें करेंगे तो i ही आएगा। और a क्यूब का मतलब हुआ a स्क्वायर इंटू a माइनस 3i इंटू ए। किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम टू सेम वही हो जाएगा, तो 3a होगा। और i माइनस ए प्लस ए। सॉल्व करते हैं इसको आगे। i यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन दिया है क्या, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इसका मतलब कि इस ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग a लिख सकते हैं, इसके जगह पे हमने a लिख दिया और ये a हमारे पास ऑलरेडी था। माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3ai माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर प्लस a। अगेन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये i होगा, ये a स्क्वायर होगा, माइनस 3ai तो 3a के बराबर होगा। और देखो 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a है, तो ये 3a हो जाएगा और अगेन यहाँ पे a हो जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a, तो ये भी a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i माइनस a माइनस 3a प्लस 3a प्लस a। अब आप बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, इसका आंसर आएगा i। समझ में आया? चलो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। इसको हम लोगों ने पहले एक्सपेंड किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और ये पहले से था। हमने देखा कि आई क्यूब की वैल्यू आई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खुद उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। तो देखो जो आई क्यूब है, आई क्यूब को आप पहले लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर को आप आई इंटू अगेन आई लिख सकते हो। तो ये दोनों आई हो जाएगा सॉल्व होके, और एक आई ऑलरेडी है तो फिर से ये दोनों सॉल्व करके आई हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आई क्यूब की वैल्यू ऑल ओवर आई होना है। अगेन अब ए क्यूब दिया गया है, तो ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह पे फिर से ए लिख दिया और ये ए ऐसे ही रह गया। आई इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर दूसरे मैट्रिक्स का तो वो सेम वही मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। तो ये आई इंटू ए हो जाएगा। अगेन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ए इंटू आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर फिर से वो ए हो जाएगा। ये ए स्क्वायर जगह पे ए हो जा रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई को फिर से ए स्क्वायर हो जा रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हुआ है, ये कई बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 2 and 0। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वही है। देखो 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन है, इसका मतलब कि इसमें टोटल 9 एलिमेंट होंगे और हमें भरना क्या है, या तो 2 भरना है या 0 भरना है। इसका मतलब कि हर एक जगह पे भरने का हमारे पास 2 ऑप्शन है। और कितने जगह है हमारे पास, तो 9। इसका मतलब कि सबका मल्टीप्लाई होगा 9 टाइम्स। मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है तो हमें यहाँ पे या तो 2 भर देना है या 0 भर देना है। अगर यहाँ पे 2 भर देना है या 0 तो हम कोई एक ही ना भरेंगे। यहाँ पे तो 2 भरेंगे तो उसके साथ एक नया मैट्रिक्स बनेगा, 0 भरेंगे तो उसके साथ एक नया मैट्रिक्स बनेगा। इसका मतलब कि इसके जगह पे 2 ऑप्शन, इसके जगह पे 2 ऑप्शन, इसके जगह पे 2 ऑप्शन, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 की पावर 9 ऑप्शन हो गए, क्योंकि 2 कितने बार आएगा, 9 टाइम्स। सॉल्व करेंगे 5 12 आएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क का और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमको लग रहा है कि ये यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा था। If A and B are the two matrices of order 3 cross m and 3 cross n respectively, and m equals to n, then the order of matrix 5A minus 2B। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखोगे तो A एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 5A है, B एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 2B है। हुआ क्या है, इस A में मैट्रिक्स A में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है, तो उसकी वैल्यू बदलती है, उसका ऑर्डर नहीं बदलता है। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको समझने के लिए। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं नॉर्मली, A इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 5 ही लिख दिए चलो, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5A होगा। एक्चुअली में जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 10 15 25। आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप देखो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था और यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सेम इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों घटाए गए हैं, 2 मैट्रिक्स घटाए गए हैं। 2 मैट्रिक्स कब घटाए जाते हैं या कब जोड़े जाते हैं, 2 मैट्रिक्स तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। आप देखो ये मैट्रिक्स इसके साथ घटाया गया है, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर सेम हो जाना चाहिए। लेकिन इसने कहा कि A का ऑर्डर 3 क्रॉस m है। मैं लिख देता हूँ, A जो है ये 3 क्रॉस m का है और B इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n एंड वी आर सब्सट्रैक्टिंग ईच अदर। हम इन दोनों को घटा रहे हैं। इसका मतलब सर्टेनली दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड बी सेम एनी हाउ। इन दोनों वैल्यू को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि 3 क्रॉस m ये इक्वल है 3 क्रॉस n के। इसका मतलब क्या कि m और n भी इक्वल होगा, m और n भी इक्वल होगा। ठीक, अब कह रहा है क्या, तो यहाँ से क्या आइडिया मिलेगा हम लोगों को, m और n अगर इक्वल है तो या तो वो 3 क्रॉस m का ही हो, या तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस m हो, या इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस m हो, या दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस n हो। तो आंसर या तो हमारा 3 क्रॉस n होगा या 3 क्रॉस m होगा। तो ये वाला होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 हम कह नहीं सकते हैं, हमें पता नहीं है कि ये इन दोनों की वैल्यू कितनी है। तो सर्टेनली 3 क्रॉस n ही इसका आंसर होगा। ओके, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बनेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट, क्या ये पूरा सेम है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ से 2p प्लस q इक्वल्स टू 4 बनेगा, 5r माइनस s इक्वल्स टू 11 बनेगा, p माइनस 2q इक्वल्स टू माइनस 3 बनेगा एंड 4r प्लस 3s इक्वल्स टू 24 बनेगा। सॉल्व करिए, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, इतना तो होना ही चाहिए। क्लास 12 में आ गया भाई तुम लोग। चलिए, ये हमारे पास दिया गया है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कि स्क्यू सिमेट्रिक है, कि नन ऑफ दीज है। करेक्ट ऑप्शन, सॉरी इसका आंसर दे दिया है पहले से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा चलो समझा देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग समझ गए हैं क्या, कि जिसके डायगोनल में 1 1 1 रहेगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब से सिलेबस में से
ए इनवर्स की वैल्यू निकालना, सॉरी ए इनवर्स फाइंड करना खत्म किया गया है। जब से सिलेबस में से ए इनवर्स फाइंड करना खत्म किया गया है। ए इनवर्स फाइंड करना किसे, देखो डिटर्मिनेंट में ए इनवर्स है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन पहले मैट्रिक्स में कॉलम या रो के ऑपरेशन से, ऑपरेशन विथ रो या कॉलम के हेल्प से ए इनवर्स निकाला जाता था, और वो भी एक फुल क्वेश्चन बनता था मैट्रिक्स चैप्टर में। जब से वो चैप्टर हटा है तब से ये जो टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट द मैट्रिक्स इन द टर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फुल क्वेश्चन है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 21 है, और पेज नंबर तो नहीं याद है, लेकिन ये याद है कि राइट साइड में वो पेज है, ऊपर ही वो क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखना पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डैश निकालेंगे, मतलब ए डैश लिखेंगे, तो इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, या इसी को ए पावर टी से भी दिखाया जाता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है कि इसमें जितने भी रो हैं वो कॉलम के रूप में चेंज किए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये जो R1 है इसको C1 के जगह पे लिखा जाएगा, जो R2 है ये C2 के जगह पे लिखा जाएगा, R1 C1 की जगह पे लिखा जाएगा, और ये जो R3 है इसको C3 की जगह पे लिखा जाएगा। चलिए लिख के देखते हैं। 1 2 3 जो ऐसे था उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो 1 2 3। 2 4 5 जो ऐसे था उसको ऐसे लिखेंगे, 2 4 5। 3 5 6 जो रो में था उसको कॉलम में लिखेंगे, 3 5 6। तो आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स था वो सेम वही मैट्रिक्स फिर से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स का डैश उसी के बराबर आ गया है। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का हिंदी होता है सममित। सममित मतलब समान। समान का मतलब ये हुआ कि इसके डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट आप ध्यान से देखोगे तो लगभग एक ही जैसा है। लगभग क्या एग्जैक्टली है, बस जब हम लोग इसको कॉलम को लिखेंगे रो में या रो को लिखेंगे कॉलम में सेम वैल्यू आएगा। लेकिन अगर यही ट्रांसपोज निकालने पर या इसका डैश निकालने पर ये वैल्यू अगर नेगेटिव ऑफ ए आता, नेगेटिव ऑफ ए आता, तो हम लोग कहते कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप बताइए कि जब हम लोगों ने इसका डैश निकाला तो फिर से वही आ गया, इसका मतलब कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये होना नहीं है क्योंकि ये सब जीरो होगा, नन ऑफ दिस है नहीं, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसमें माइनस आएगा, माइनस नहीं आया है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव ए बी इक्वल्स टू बी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल्स टू 0, नन ऑफ द अबव। देखिए दो मैट्रिक्स है तो इसका गुणा जो ए बी आएगा वो बी ए के इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता है, ये शुरू में ही मैंने बताया था, तो इसका मतलब इसके लिए ये ऑप्शन सही है। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी डैश एंड बी ए डैश इज। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे बना है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या, अगर A इंटू बी है और इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा B डैश इंटू ए डैश। याद रखिएगा जब भी यहाँ पे क्या हुआ है तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो कराया है। ये ब्रैकेट में था तो ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब हमें मिला है क्या, इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, गिवन है क्या ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या, ए डैश इक्वल्स टू ए और बी डैश इक्वल्स टू बी, ये दिया हुआ है। हमें इसकी हमको इसके बारे में पता करना है तो इसका हम लोग डैश निकाल के चेक करते हैं। ए बी का ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और इस पूरे का डैश निकाल करके हम लोग देखते हैं कि ये कितना आएगा।
सबसे पहले तो अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम लोग सीख गए कि जब मल्टीप्लिकेशन पे डैश लगाते हैं तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक, एक और रूल है क्या कि अगर ए डैश है और उसका डैश निकाला जाएगा तो ये नॉर्मली केवल ए आएगा। चलिए, तो अब इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये इस पे आएगा, ए बी का डैश हमारे पास ऑलरेडी था और ये डैश सब पे लग रहा है तो ये ऐसे होगा, माइनस बी ए का डैश हमारे पास ऑलरेडी था और इस पे लग जाएगा डैश। अब तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, तो ए माइनस बी का अगर डैश होगा तो ये ए डैश माइनस बी डैश होगा, ये इसका रूल हो गया। यहाँ पे प्लस रहेगा तो तब भी यही काम करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन है तो डैश लगेगा तो ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा तो इसका मतलब कि ये बी डैश और इसका डैश और ए का डैश माइनस बी डैश है तो पहले ए डैश का डैश और फिर बी पे डैश होगा। देखो अभी मैंने बताया क्या कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वही आएगा, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब बी इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब क्या, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब आप देखो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो क्या ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू थी, अगर इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग कहते हैं क्या p मान लेते हैं अगर इस वैल्यू को, तो क्या ये माइनस p आ गया जब हमने p का डैश निकाला, तो इसका मतलब कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A स्क्वायर इज, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर कितना होगा बताइए। A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें A स्क्वायर निकालना है। A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि A का डैश इक्वल्स टू हमें माइनस A मिलेगा, ये दिया गया है। नाउ हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर के बारे में कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो इसको चेक करते हैं। ए स्क्वायर का डैश निकालते हैं। क्या हम लोग ए स्क्वायर का डैश क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता करना है, तो इस पे बिना कोई ऑपरेशन लगाए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, क्या हम लोग इसको ए ट्रांसपोज का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए। अब माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया गया तो फिर से वही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो ए स्क्वायर होगा उसका ट्रांसपोज करने पे सेम वही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगेन इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा लो, इसको बराबर कर लो, के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और इसको बराबर कर लो, ए की वैल्यू निकल जाएगी, इसको बराबर कर लो, बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। ये दे दिया, इसमें भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इफ क्वेश्चन कर रहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। तो क्वेश्चन दे रखा है क्या, वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इक्वल्स टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्चुअली में ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट में हमें समझना पड़ेगा क्या कि किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में हम लोग कैसे चेंज कर पाते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को जब हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं तो इसकी ये यहाँ पे जो मुड़ रहा है ना वो सीधा होता है। तो पहले तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनाना पड़ेगा और इसको हमें लिखना पड़ेगा के 8 4 2k, और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये इजी है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। याद रखिएगा ऊपर से नीचे करते हैं, नीचे से ऊपर घटाते हैं,
तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा k इंटू 2k माइनस 8 इंटू 4। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और वैल्यू को घटाया जाता है। तो आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकलेगा, 2k² माइनस 32। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स मॉडुलस ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो इसको आप 0 कर लो, 2k² माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2k² इक्वल्स टू 32, k² इक्वल्स टू 16, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने आज कराए, 25 क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें अभी भी क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया भी था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग लाइव आएंगे, और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर चैनल पर दिया जाएगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हार्ड।